आद्रिका अपना सामान उठाकर अंदर कमरे में चली जाती है और बालकनी का दरवाज़ा बंद कर देती है। ये देखकर अर्नव का मुंह बन गया। तभी कमरे में अली आया। वो बोला, बॉस, वहाँ क्या कर रहे हैं? अर्नव उसकी तरफ मुड़ा और बोला, कुछ नहीं, तुम यहाँ? अली, बॉस, वो आपने आद्रिका के बारे में जानकारी लाने को कहा था तो ले आया हूँ। ये सुनकर अर्नव वहाँ स्थित सोफे पर बैठ गया और उसे बोलने का इशारा किया। अली अर्नव को आद्रिका की ए टू जेड जानकारी देने लगा। वहीं दूसरी तरफ कमरे में आकर आद्रिका का मन वापस पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसने खुद से कहा, बदतमीज इंसान, अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ उसके कारण। वो अपने कमरे से बाहर निकल गई। वो नीचे आई और किचन में जाकर अपने लिए सैंडविच बनाने लगी। तभी उसने खुद से कहा, माँ ने बताया था कि वो लोग खाना बाहर ही खाने जाते हैं। रोज़ रोज़ बाहर खाना सिया की सेहत के लिए तो सही नहीं। एक काम करती हूँ, उनके लिए भी बना लेती हूँ। फिर आद्रिका, अर्नव, सिया और उसके ग्रुप के लिए भी सैंडविच बनाने लगती है। कुछ देर में उन सब के लिए सैंडविच बनाकर जब वो अपने लिए बनाने लगी, उसने देखा कि ब्रेड ख़त्म हो गई है। ये देख उसने मुंह बना लिया, लेकिन फिर बोली, कोई नहीं, मैं ओट्स खा लूँगी। उसने सभी सैंडविच अच्छे से एक प्लेट में लगाए और फिर विमला के घर की तरफ बढ़ गई। उसने बेल बजाई तो विमला ने दरवाज़ा खोला और आद्रिका को देखकर कहा, अरे आदि। आद्रिका, आंटी, वो जो किराएदार आए हैं उनके लिए सैंडविच बनाकर लाई थी। माँ ने बताया था कि रोज़ाना बाहर ही खा रहे हैं और बच्चे की सेहत के लिए ये सही नहीं है। विमला ने सिर हिलाकर उसे अंदर आने दिया और कहा, वो जो लड़की उनके साथ है वो किचन में बच्ची का दूध गर्म कर रही है, उसे ही दे देना। आद्रिका ने सिर हिला दिया। कुछ देर में जूलिया आई। आद्रिका को देख उसने अपनी मुठ्ठियाँ गुस्से से भींच ली। उसने उससे कहा, क्या चाहिए? आद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, लेने नहीं देने आई हूँ, ये लीजिए सैंडविच। आप लोग रोज़ाना बाहर ही खाते हैं, सेहत। आद्रिका के आगे के बोल उसके गले में ही जम कर रह गए क्योंकि जूलिया ने उसकी प्लेट को ज़मीन पर फेंक दिया था। जूलिया, तुम जैसी लड़की को मैं अच्छे से जानती हूँ। अमीर लड़का देखा नहीं कि उसे इम्प्रेस करने भी आ गई। पर मैं तुम्हें बता दूँ, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। अर्नव को तुम जैसी लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या सोचा था अर्नव को इम्प्रेस कर दोगी और उसकी सारी जायदाद हड़प लोगी? पर तुम्हें मैं बता दूं, वो सिर्फ मेरा है। और वैसे भी हम लोग तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों के हाथ से खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। जस्ट गेट लास्ट फ्रॉम हेयर। आद्रिका बिना कुछ कहे नीचे ज़मीन से सारे सैंडविच के टुकड़े प्लेट पर रखती है कि उसके हाथ पर जूलिया अपना पैर रख देती है और उसके पास झुककर बोलती है, यही औकात है तुम्हारी। और हाँ, सिया के थ्रू अर्नव के करीब जाने की कोशिश भी मत करना क्योंकि कुछ भी नहीं होगा। इतना बोल वो वहां से चली जाते हैं। आद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। ये सब मंजर ऊपर से सिया देख रही होती है। वो नहाकर जब बाहर निकली, अली और अर्नव को बातें करता देख वो बाहर आ गई और उसने ऊपर से ही ये सब देख लिया। आद्रिका ने रोते हुए सारे टुकड़े रखे और अपने घर चली गई। उसने प्लेट किचन में रखी और कमरे में जाकर बेड पर पेट के बल लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। आद्रिका अपने कमरे में रो रही थी। वहीं सिया अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई। उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। जब अली से बात करते हुए अर्नव की नज़र उस पर पड़ी तो वो सिया से बोला, सिया, क्या हुआ बेटा? आप इतने सैड क्यों हो? इससे पहले सिया कुछ भी कहती, जूलिया कमरे में आते हुए बोली, ज़रूर उसे भूख लगी होगी, इसलिए मैं उसके लिए दूध लेकर आई हूँ। इतना बोल वो सिया की तरफ दूध का गिलास बढ़ा देती है। अर्नव मुस्कुरा दिया। वहीं सिया एक नज़र उसे देखकर दूध का गिलास पकड़ती है और उसे फेंक देती है। ये देखकर तीनों हैरान रह गए क्योंकि सिया ने कभी भी ऐसी हरकत नहीं की थी। अर्नव हल्के गुस्से से बोला, सिया, ऐसे दूध कौन फेंकता है? सिया ने जूलिया को गुस्से से घूरते हुए कहा, इन्होंने भी तो एंजल का लाया हुआ फूड फेंका और उन्हें हर्ट भी किया। ये सुनकर अली और अर्नव की हैरानी और बढ़ गई। वहीं जूलिया अपनी नज़रें चुराने लगी। अर्नव सिया के पास आया और बोला, क्या हुआ बेटा? सिया ने उसे जो भी नीचे हुआ सब बता दिया। सब कुछ जानकर अर्नव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने जाकर सीधा जूलिया को थप्पड़ मार दिया। जूलिया उसका थप्पड़ सहन नहीं कर पाई और सीधा ज़मीन पर जा गिरी। अर्नव ने अली को वहां से सिया को ले जाने का इशारा किया तो अली सिया को वहां से ले गया। अर्नव ने जूलिया को उसके बालों से पकड़कर उठाया और कहा,
एक बात कान खोलकर सुनो और दिमाग खोलकर फिट कर लो कि आद्रिका मेरी धड़कन है। अगर उसे तुमने एक खरोंच भी दी तो तुम्हें इतनी खरोंचें मिलेंगी कि 4 महीने अस्पताल में पड़ी रहोगी। तुमने जो उसके बनाए खाने का अपमान किया है, उसकी बेइज्जती की है और उसे दर्द दिया है ना, उसका भुगतान तो अब तुम्हें भरना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हासिल कर लोगी? नहीं, कभी नहीं। शायद पहले फिर भी हो जाता, लेकिन अब ये इम्पॉसिबल है। अब अर्नब सिंह शेखावत सिर्फ और सिर्फ आद्रिका शर्मा का है। समझ में आई ये बात तुम्हारे? जूलिया ने गुस्से भरे स्वर में कहा। उस आद्रिका को तो अब इश्क में अपनी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी अर्नव। ये सुनकर अर्नव ने अपनी कमर के पीछे से गन निकाली और सीधा उसके माथे पर पॉइंट करते हुए कहा, जब तू ही नहीं रहेगी तो तू उसे कैसे मारेगी? इतना बोल जैसे ही वो गोली चलाने लगा, उसी वक्त शंकर, अली और विशाल आए और उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, छोड़ दे इसे अर्नव। अर्नव उन्हें गुस्से से घूरने लगा। अली, बॉस जो इतने सालों की दोस्ती है उसे देखकर छोड़ देते हैं। अर्नव ने एक गहरी सांस ली और जूलिया से कहा, मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा। अगर तू मेरे सामने भी आई ना तो आई शपथ वहीं जिंदा गाड़ दूंगा। दफा हो जा। जूलिया वहां से चली जाती है क्योंकि वो भी अर्नव के गुस्से से भली भांति परिचित थी। उसके जाने के बाद अर्नव ने अली से पूछा, सिया कहाँ है? अली, मेरे कमरे में। अर्नव सिल हिलाकर चला गया। उसने सिया को गोद में उठाया और सीधा आद्रिका के घर चला गया। उसने आद्रिका के घर की बेल बजाई। आद्रिका, जो कि कमरे में लेटकर रो रही थी, वो उठी और वैसे ही जाकर उसने दरवाज़ा खोला। सामने अर्नव और सिया को देख जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने लगी, अर्नव ने दरवाजे पर हाथ रखा और अंदर की तरफ धक्का दे दिया। आद्रिका गिरते गिरते बची। आद्रिका ने गुस्से से कहा, आपको और आपके दोस्तों को सिर्फ गिराना ही आता है ना? अर्नव की आंखों में ये सुनकर दर्द उभर आया। उसने सिया को नीचे उतारा और दरवाज़ा बंद करके आद्रिका को उठाया। उसकी नज़र सीधा आद्रिका के हाथ पर लाल निशान पर गई। वहां से हल्का हल्का खून सूख चुका था। अर्नव ने अपना रुमाल निकाला और किचन में चला गया। किचन में जाकर उसकी नज़र उन सैंडविच पर पड़ी। तब उसे वापस जूलिया पर गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया। उसने रुमाल को गीला किया और बाहर आ गया। बाहर जाकर उसने आद्रिका को बैठाया और उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता साफ करने लगा। साफ करने के बाद अर्नव ने रुमाल उसके हाथ पर ही बांध दिया। सिया बस चुपचाप बैठी हुई थी। दूसरी तरफ अपना सामान लेकर जब जूलिया घर से निकली तब उसकी नज़र एक कॉर्नर पर खड़े शख्स पर गई जिसकी नज़रें आद्रिका के घर की तरफ थी। उस इंसान को देखकर जूलिया की नज़रें बड़ी हो गई और वो होंठों ही होंठों में बुदबुदाई, अजय सिंह। वो उसकी तरफ बढ़ गई। जब उस शख्स की नज़र जूलिया पर पड़ी तो वो सकपका गया और वहां से भागने लगा। जूलिया भी उसके पीछे भागने लगी। दोनों भागते हुए सड़क पर आ गए। सड़क पर आकर वो शख्स भीड़ में गुम हो गया। जूलिया ने खुद से कहा, ये यहाँ क्या कर रहा था? कहीं उसके चेहरे के भाव पल पल बदल रहे थे। जूलिया ने खुद से कहा, कुछ तो बात है, वरना किसी को भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। तो अजय सिंह यहाँ क्या कर रहा था और वो नज़र क्यों रख रहा था मुझ पर? दूसरी तरफ आद्रिका के हाथ पर रुमाल बांधने के बाद अर्नव किचन में जाकर सैंडविच ले आया और वो जैसे ही एक टुकड़ा सिया को खिलाने लगा, आद्रिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये गंदा हो चुका है। अर्नव ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, मुझे किसी भी अन्न का अनादर करना नहीं सिखाया गया। आद्रिका ने कहा, नहीं, सिया ये नहीं खाएगी, मैं और बना देती हूँ। अर्नव, ये कौन खाएगा? आद्रिका, मैं ये छत पर डाल दूंगी तो ये पंछी आकर खा लेंगे, लेकिन आप और सिया ये कदापि नहीं खाएंगे। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है फिर बनाओ। आद्रिका उठी और बोली, ब्रेड नहीं है। मैं योगेश को कहती हूँ, वो ले आएगा, उनकी अपनी दुकान है। आद्रिका ने योगेश को फ़ोन करके ब्रेड लाने को कहा। योगेश ने ब्रेड लाकर आद्रिका को दे दी। आद्रिका सैंडविच बनाने लगी। सिया को उसने हॉल में लगे टीवी के सामने बैठा दिया था तो वो कार्टून देख रही थी। वो किचन में काम कर रही थी। अर्नव चुपके से किचन में घुस गया। वो दरवाजे पर खड़ा होकर प्यार से आद्रिका को निहारने लगा। जब आद्रिका को अपने ऊपर किसी की गर्म नज़रें महसूस हुई, उसने नज़रें घुमाकर किचन में देखा तो दरवाजे पर अर्नव को पाया। उसे देख उसने नज़रें झुका ली। अर्नव बस मुस्कुरा दिया। आद्रिका बोली, कुछ चाहिए?
अर्नव ने प्यार से कहा, हाँ, तुम्हारा प्यार। आद्रिका ये सुनकर कुछ नहीं बोली। अर्नव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब वो उसके बेहद करीब आ गया तब आद्रिका ने उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली और टमाटर काटने लगी, लेकिन काटते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि अर्नव उसके बेहद करीब खड़ा था। अर्नव ने आद्रिका के बालों को एक तरफ कर दिया। ऐसे करते हुए उसकी ठंडी उंगलियां आद्रिका की गर्दन से छू गई और इस एहसास ने आद्रिका के अंदर एक सिरहन सी पैदा कर दी। वो कुछ भी बोलने या करने की हालत में नहीं थी। उसकी धड़कन 100 की रफ्तार से चल रही थी। अर्नव ने फिर उसी अवस्था में उसके हाथ पकड़े और उसी के हाथों को पकड़कर प्याज काटने लगा। अब तो आद्रिका की सांसें ही रुक गई थी समझो। अर्नव की आंखों में आद्रिका अपने लिए बेशुमार प्यार, जुनून और परवाह देख पा रही थी। वहीं अब तक जिन आंखों में अर्नव को सिर्फ दर्द दिख रहा था, अब उनमें खुशी थी, सुकून था। लेकिन अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि उसने आद्रिका के करीब आकर सही किया या गलत। अचानक अर्नव उससे दूर हो गया और नजरें चुराकर बोला, सॉरी। इतना बोल जैसे ही वो जाने लगा, आद्रिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और अर्नव के सीने से जा लगी। अर्नव चौंक जाता है। आद्रिका ने उसके कान के पास होंठ लाकर कहा, आखिर में कर ही दिया आपने, अपने इश्क में पागल मुझे भी। इतना सुनते ही अर्नव ने उसे अपने गले लगा लिया। तभी आद्रिका किचन में आते हुए बोली, एंजल, सैंडविच बन गए। उसकी आवाज़ सुनते ही दोनों अलग हो गए। आद्रिका ने अपने बाल सही किए और कहा, 15 मिनट वेट करो। सिया ने सिर हिला दिया और चली गई। उसके जाते ही अर्नव ने वापिस उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके कान के पास होंठ लाकर कहा, आदि, हमें कोई रोमांस ही नहीं करने देता। उसकी बात सुन आद्रिका मुस्कुरा दी। उसने उसके पेट में कोहनी मारी तो वो अलग हो गया। आद्रिका वापस प्याज काटने लगी। अर्नव ने फिर से उसे पीछे से बाहों में भर लिया और कहा, मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी तुम्हारी हाँ मिल जाएगी। वैसे ये चमत्कार कैसे? आद्रिका ने कहा, आज जब तुम मेरे घर आए ना, मेरे जख्म पर रुमाल बांधा और फिर मेरे बनाए हुए गिरे हुए सैंडविच खाने लगे, तभी समझ गई कि जो इंसान मेरे हाथ के बनाए गिरे हुए सैंडविच खा सकता है वो क्या कर सकता है। और वैसे भी इतना हैंडसम लड़का ना खूबसूरत लड़की के साथ ही अच्छा लगता है। लास्ट की बात सुनकर अर्नव को हंसी आ गई। अर्नव ने प्यार से कहा, अब सच बताओ, इतनी जल्दी कैसे हाँ की? क्योंकि मैं जानता हूँ कि वजह कोई और है। आद्रिका ने मन ही मन कहा, बिल्कुल भी नहीं बदला। आद्रिका ने कहा, आपको अभी भी समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ? अर्नव ने नासमझी के भाव से कहा, कौन हो मतलब? आद्रिका, और कौन हो? आद्रिका ने कहा, हम पहली बार कहाँ मिले? अर्नव ने कहा, जन्नत में। आद्रिका ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं, वो हमारी दूसरी मुलाकात थी। अर्नव हैरान हो गया और बोला, पहली मुलाकात कब हुई? आद्रिका ने कहा, 8 महीने पहले गोवा में। अर्नव ने हैरत भरे भाव से कहा, गोवा? आद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, गोवा। 8 महीने पहले मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ गोवा गई थी। हमारी ट्रिप थी। हम लोग नाइट में मार्केट गए थे। कुछ देर बाद वहाँ गोलियाँ चलने लगी और पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। मैंने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांधा हुआ था और आपने भी मास्क पहना हुआ था। मुझे गोली लगने ही वाली थी कि आपने पकड़कर मुझे गाड़ी के पीछे छुपा लिया। उस वक्त मैं सिर्फ आपकी ये काली आंखें देख पाई थी। आपकी आंखों ने तो उसी वक्त मेरा दिल चुरा लिया था। उस वक्त मैंने आपकी कलाई पर एक निशान भी देखा था। आज जब आप रुमाल बांध रहे थे तब देखा तो यकीन हो गया कि आप वो ही हो। ये सुनकर अर्नव को याद आया कि उस दिन वो अपने किसी दुश्मन से सरे बाजार भिड़ गया था। जब अगले ने गोली चलाई तो उसने भी चला दी और गोली की आवाज़ सुन बाजार में अफरा तफरी मच गई। सब कुछ याद कर अर्नव ने आद्रिका से कहा, मैंने तब तुम पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस वक्त भी तुम्हें देखकर दिल धड़क उठा था और अब भी धड़क उठता है। आद्रिका बस मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद प्याज टमाटर काट कर बोली, अब हटिए, मुझे सैंडविच बनाने दीजिए। अर्नव ने उसे छोड़ दिया। आद्रिका सैंडविच बनाने लगी। कुछ ही देर में उसने सैंडविच बना लिए। साथ में उसने अपने और अर्नव के लिए चाय चढ़ाई हुई थी जो कि बन चुकी थी। उसे कप में डालकर सैंडविच लेकर वो हॉल में चली गई। हॉल में जाकर उसने सिया को सैंडविच दिए और फिर तीनों सैंडविच खाने लगे। कुछ देर बाद अर्नव सिया को लेकर चला गया। आद्रिका भी फिर पढ़ाई में लग गई। वहीं दूसरी तरफ जूलिया ने होटल में कमरा ले लिया था। वो अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर मार रही थी। उसने कहा, जूलिया, तुझे कॉल करना ही होगा।
इतना बोलकर उसने अपना फ़ोन लिया और किसी को फ़ोन लगाया। बेल जा रही थी और जूलिया की धड़कनें बढ़ रही थी। जैसे ही जूलिया काटने लगी वैसे ही अगले बंदे ने फ़ोन उठा लिया। ये देख जूलिया ने आंखें बंद कर ली। उसने धड़कते दिल के साथ कहा, हेलो। सामने से एक औरत की आवाज़ आई, हेलो। औरत की आवाज़ सुन जूलिया रिलैक्स हो गई। वो बोली, हेलो शाइनी। सामने से शाइनी बोली, हेलो जी, कौन बोल रहा है? जूलिया, अरे शाइनी, तुम्हारे साहब की बेटी बोल रही हूँ जूलिया, मेरा मतलब आंचल। ये सुनकर शाइनी खुशी से बोली, अरे आंचल मैडम, बड़ी देर बाद याद किया आपने। वैसे कैसे याद किया? जूलिया, वो आपके साहब से बात करनी थी। शाइनी, हमारे साहब आपके पिता लगते हैं आंचल जी। ये बात सुनकर जूलिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने आंसू को पोंछकर कहा, छोड़िए, वो फ्री हैं। शाइनी जी, अभी बात करवाते हैं। कुछ देर बाद जूलिया के कानों में किसी मर्द की आवाज़ पड़ी। हेलो, कौन? उसकी आवाज़ सुन जूलिया की आंखों से फिर से आंसू निकल आए। उसने कहा, आंचल। जवाब सुन कुछ देर शांति छा गई। फिर कुछ देर बाद वो मर्द बोला, अब क्यों फ़ोन किया है? पता नहीं कहाँ मुंह काला कर रही हो। जूलिया, अब अगर आप मेरे पीछे अपने आदमी लगाएंगे मिस्टर राठौड़, तो फ़ोन तो लगाना ही पड़ेगा ना आपको। उस मर्द ने हल्की ऊंची आवाज़ में कहा, क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे जैसी बदतमीज़ लड़की के पीछे अपने आदमी क्यों लगाऊंगा? जूलिया, सच? फिर आपका सबसे वफादार आदमी अजय सिंह यहाँ शिमला में क्या नया बिजनेस शुरू कर रहा है? वो उस जगह क्या कर रहा था जिस जगह मैं रुकी हुई थी? मैंने उसे खुद देखा है मुझ पर नज़र रखते हुए। जूलिया की बात सुन सामने वाले मर्द की आवाज़ नहीं आई। कुछ देर बाद वो बोला, तुम्हें वहम हुआ होगा। जूलिया ने कहा, पहले मुझे भी यही लगा था कि वहम है, लेकिन जब उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ी तो वो भागने लगा। फिर गुस्से से, मैं कह रही हूँ मिस्टर राठौड़ कि मेरे पीछे आदमी ना ही लगाइए, वरना आप नहीं जानते मेरे भी बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं। मिस्टर राठौड़ ऊंची आवाज़ में बोले, खबरदार, अगर मुझसे ऐसे फिर से बात की तो बाप हूँ मैं तुम्हारा। अरे तुमसे अच्छी तो, जूलिया ने उसे टोकते हुए कहा, मुझसे अच्छी तो आपकी बड़ी बेटी होगी, है ना? सही कहा ना मैंने? अरे तो फिर क्यों संबंध बनाए मेरी माँ के साथ? रहना था ना अपनी पहली पत्नी और बड़ी बेटी के साथ। लेकिन अफसोस, उन्हें भी आपकी करतूतों का पता था, इसीलिए चली गई आपको छोड़कर। वैसे सही ही किया जो छोड़कर चली गई। मिस्टर राठौड़ ऊंची आवाज़ में बोले, आंचल। जूलिया भी ऊंची आवाज़ में बोली, ऊंची आवाज़ में बात करना मुझे भी आता है मिस्टर राठौड़। फ़ोन कट गया। जूलिया ने अपना फ़ोन बेड पर पटक दिया। रात 10 बजे अर्नव छुपते हुए घर से निकला और पैदल ही कहीं निकल गया। उसने ब्लैक कलर की हुडी पहनी थी। उसने उसकी कैप सिर पर ली हुई थी। आधे घंटे बाद वो एक बड़े से घर के बाहर रुका। वो घर आधा जला हुआ था। उस घर को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी नज़र घर की नेम प्लेट पर गई जिस पर धूल जमी हुई थी। उसने उसे अपने हाथ से साफ किया। वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में सावित्री भवन लिखा हुआ था। उस एरिया में एक भी घर नहीं था। आसपास सब बंजर था। एक परिंदा तक नहीं था वहाँ। अर्नव घर की दीवार को जमकर अंदर जाता है। वो आहिस्ता से जाकर घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा जाम हुआ पड़ा था। अर्नव ने धक्के देकर उसे तोड़ ही दिया। वो अंदर गया तो अंदर घुप अंधेरा था। बाहर भी कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। ऊपर से अमावस्या की रात, वहाँ बहुत ठंड थी जिसका एहसास अर्नव को भी हो रहा था, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। उसने अपना फ़ोन निकाला और टॉर्च ऑन की। टॉर्च की लाइट से अब वो देख सकता था। अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था, जहाँ बहुत ज़्यादा बदबू थी, लेकिन किस चीज़ की बदबू थी ये तो सिर्फ अर्नव जानता था। उसने चेहरे पर रुमाल बांध लिया। कुछ आधा जला था तो कुछ पूरा जला हुआ था। वो घर के एक कमरे में गया। उसने टॉर्च की लाइट ऊपर सीलिंग की तरफ की। वहाँ का मंजर देख उसकी रूह कांप गई। वहीं शिमला से 900 किलोमीटर दूर उदयपुर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी राठौड़ ग्रुप कंपनी के एमडी के ऑफिस की लाइट जल रही थी। उस ऑफिस में 48 साल का आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसकी नज़र लैपटॉप पर थी। लैपटॉप पर किसी औरत की तस्वीर थी। तभी केबिन में एक आदमी आ गया। उसने कुर्सी पर बैठे आदमी के सामने सिर झुकाकर कहा, राजा साहब, अजय सिंह आ गए हैं।
कुर्सी पर बैठे राठौड़ ग्रुप कंपनी के मालिक देवराज सिंह राठौड़ ने सर्द आवाज में कहा, भेजो उसे। कुछ देर बाद पर्वत कॉलोनी में आद्रिका पर नजर रखने वाला शख्स अजय सिंह देवराज के सामने सिर झुकाकर बोला, खम्मा घनी राजा साहब। देवराज ने लैपटॉप बंद करके अपनी नज़र अजय सिंह पर दौड़ाते हुए कहा, घनी खम्मा, तो आप वहां आंचल से मिले अजय सिंह। अजय सिंह ने सिर झुकाए ही कहा, साहब हम तो वहां रानी साहिबा और राजकुमारी जी पर ही नज़र रखे हुए थे, लेकिन पता नहीं कैसे छोटी राजकुमारी जी आ गई। देवराज ने एक गहरी सांस लेकर कहा, रानी साहिबा को शक तो नहीं हुआ? अजय सिंह ने सिर झुकाए हुए ही कहा, जी नहीं। देवराज कुछ नहीं बोले। अजय सिंह ने एक नज़र उसे उठाकर देखा और फिर से नजरें झुकाकर कहा, राजा साहब आपसे एक बात करनी थी। देवराज, कहो। अजय सिंह, राजा साहब रानी साहिबा के घर एक लड़का आता जाता है और उसके साथ एक बच्ची भी होती है। जब उसके बारे में जानकारी निकाली तो वो एक गैंगस्टर निकला। देवराज ने हैरत भरी नजरों से उसे देखा। अजय सिंह ने आगे कहा, वो राजकुमारी के सामने वाले घर में रहता है और उसी घर से छोटी राजकुमारी जी निकली थी। देवराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने खुद से कहा, आंचल और राजकुमारी का आमना सामना ना ही हो तो सही है। फिर आंखें खोलकर तुम वापिस जाओ और मुझे पल पल की खबर चाहिए। अजय सिंह सिर हिलाकर चला गया। उसके जाने के बाद देवराज कुर्सी से उठा और खिड़की के पास जाकर आसमान को देखते हुए बोला, जयश्री कब तक छुपी रहोगी? समय आ चुका है कि मैं अपनी बच्ची को ले आऊं। तुमने उसे उसके बाप से वंचित रखा, लेकिन अब मैं आ रहा हूं मैं अपनी बच्ची को ले जाने। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शिमला, सावित्री भवन। ऊपर का मंजर देख अर्णव की आंखों से आंसू आ गए। ऊपर सीलिंग के पंखे से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन फंदे लटक रहे थे। अर्णव वहां से निकला और घर के बाहर आकर पर्वत कॉलोनी की तरफ भागने लगा। पर्वत कॉलोनी से कुछ ही दूरी पर वो रुक गया। वो एक बार था। उसने एक नज़र बार को देखा और फिर अंदर चला गया। बार के अंदर बहुत शोर था। अर्णव एक कॉर्नर में जाकर बैठ गया। उसने वेटर से एक बियर का गिलास मंगवाया। उसने वो पूरा गिलास एक झटके में ही पी लिया। उसने फिर बियर मंगवाई। वो लगातार पीने लगा, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो रुक गया। उसने अब तक 4 गिलास बियर के पी लिए थे। वेटर ने आकर उससे बार के बंद होने की बात कही तो वो लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर जाने लगा। वो लड़खड़ाते हुए ही पर्वत कॉलोनी आ पहुंचा। वो अपने घर की बजाय आद्रिका के घर की बाउंड्री को क्रॉस करके अंदर गया। उसने फिर ऊपर आद्रिका की बालकनी की तरफ नज़र घुमाई। ऊपर चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं था। अर्णव ने फिर चारों तरफ नज़र घुमाई। उसे विमला के घर के बाहर बने स्टोर में एक सीढ़ी दिखी। वो उस तरफ बढ़ गया। उसने वहां से सीढ़ी ली और आद्रिका की बालकनी के नीचे लगा दी। वो उस पर चढ़कर उसकी बालकनी में गया। बालकनी बंद थी और पर्दा लगा हुआ था। वो बालकनी के शीशे पर हाथ मारने लगा। वहीं आद्रिका जो कि पढ़ रही थी। जब उसके कानों में ये आवाज़ आई तो वो उठी और उसने पर्दा हटाया। जब उसकी नज़र सामने बालकनी के कांच के बने दरवाजे के उस पार अर्णव पर पड़ी तो उसने झट से दरवाज़ा खोला। अर्णव अंदर आकर बेड पर जाकर बैठ गया। आद्रिका ने दरवाज़ा बंद किया और पर्दा लगा दिया। उसने फिर कमरे के दरवाजे को देखा, वो भी बंद था। अब वो जैसे ही अर्णव के पास बैठी, अर्णव ने उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। उसके करीब आते ही आद्रिका को बियर की स्मेल आई। बियर की स्मेल आते ही आद्रिका ने उसे जोर से धक्का दिया और उससे दूर हो गई। वो उसे गुस्से से घूरने लगी। आद्रिका ने उसे सहारे से उठाया और फिर बाथरूम में ले गई। उसने कुछ पल सोचा, फिर उसे शावर के नीचे खड़ा करके शावर ऑन कर दिया। कुछ ही देर में ठंडा ठंडा पानी अर्णव के ऊपर गिर रहा था। अर्णव को अब थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। उसने जब अपने सामने आद्रिका को देखा तो उसे भी शावर के नीचे खींच लिया। आद्रिका सीधा उसके सीने से लगी। उसने घूरकर अर्णव को देखा और फिर उससे दूर होने लगी, लेकिन अर्णव ने उसको कसकर पकड़ लिया था। अब वो दोनों ही भीग रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। तभी आद्रिका के कमरे का दरवाज़ा खटकता है। आवाज़ सुनकर दोनों ही सकपका गए और इसी चक्कर में आद्रिका गिरने ही वाली थी कि अर्णव ने उसे बाहों में थाम लिया। आद्रिका ने खुद को आहिस्ता से उससे अलग किया और फिर उसे तौलिया थमाकर बाहर आई और कहा, कौन? बाहर से जयश्री बोली, कौन कौन? मैं ही हूँ।
इतनी रात गए तूने शावर क्यों ऑन किया है? आद्रिका ने अटकते हुए कहा। वो मैं बाथरूम गई थी और गलती से शावर ऑन हो गया। जयश्री ने कहा। अच्छा, पढ़कर सो जाना। जयश्री चली गई। जब आद्रिका को यकीन हो गया कि जयश्री चली गई तो उसने अर्नव को बाहर निकाला। अर्नव को बाहर निकालकर उसने कपड़े बदल लिए। अर्नव ने भी अपनी हुडी निकाल कर रख दी। अब वो अपने होश में था। आद्रिका ने जब बाहर निकलकर उसे ऐसे देखा तो कहा, अपने घर जाओ, मुझे पढ़ना है। अर्नव ने उसके नज़दीक जाते हुए कहा, मैं तो। आद्रिका ने उसे हाथ दिखाकर टोकते हुए कहा, जाओ। वैसे भी मैं शराबियों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। उसका जवाब सुन अर्नव समझ गया वो उससे नाराज़ है। आद्रिका ने फिर कहा, जाओ, मुझे पढ़ना है, कल एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम का सुनकर वो चुपचाप हुडी लेकर बालकनी से ही चला गया। जब तक वो विमला के घर के अंदर नहीं गया और उसके कमरे की लाइट नहीं जली, तब तक आद्रिका अपनी बालकनी से नहीं हटी। अर्नव के कमरे की लाइट जलते ही आद्रिका ने बालकनी का दरवाज़ा बंद किया और पर्दे लगाकर पढ़ने बैठ गई। वहीं अर्नव बेड पर पीठ के बल लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने वही मंजर आ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसकी आंखों के सामने सब धुंधली यादें आने लगी। फ्लैशबैक। यह बात 5 साल पहले की है। 5 साल पहले अर्नव अपने परिवार के साथ शिमला में रहता था। उसके परिवार में उसके पिता थे ऋतुराज सिंह शेखावत, जो कि एक ईमानदार पुलिस वाले थे। उसकी माँ थी सावित्री सिंह शेखावत, जो एक गृहिणी थी, और उसकी बहन रिद्धि सिंह शेखावत थी, जो कि अर्नव से 4 साल बड़ी थी। रिद्धि मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। अर्नव ने तब नया नया कॉलेज ज्वाइन किया था। कॉलेज में ही उसकी दोस्ती अली, शंकर और विशाल से हुई थी। अली, विशाल और शंकर तीनों ही शिमला के एक अनाथ आश्रम में पले बड़े थे। चारों की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। एक दिन रिद्धि अपनी सहेली के घर पार्टी में गई थी। वहां से वो शाम 7 बजे निकल गई। वो ऑटो का इंतजार कर रही थी कि कुछ गुंडे टाइप लड़के उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे। रिद्धि ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक लड़के ने आकर उसका दुपट्टा खींच लिया। ये देख रिद्धि घबरा गई। उसने अपने बैग से जैसे ही फ़ोन निकाला, दूसरे लड़के ने उसका फ़ोन छीन लिया और वहीं फेंक दिया, जिससे वो टूट गया। रिद्धि की आंखों में आंसू आ गए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़। देखो, पैसे ले लो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तुम्हें पता नहीं है, मेरे पापा पुलिस में हैं। लेकिन उन लड़कों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसकी तरफ बढ़ गए। सड़क पर कोई भी नहीं था। एक लड़के ने उसे बेहोशी की दवा सूंघा दी, जिससे वो चंद सेकंड में बेहोश हो गई। उसके बाद लड़कों ने उसे उठाया और जंगल में ले गए। जंगल में ले जाकर उसके साथ वही हुआ जिसका हर लड़की को डर होता है। उन लड़कों ने उसके पूरे शरीर को नोच दिया था। वहीं दूसरी तरफ सावित्री भवन में सब बहुत फिक्र में थे कि अभी तक रिद्धि नहीं आई। ऋतुराज ने अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए पता किया, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला। सावित्री का रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा था। अर्नब बहुत मुश्किल से उसे संभाल रहा था। ऋतुराज फिर जीपीएस के जरिए उसकी आखिरी लोकेशन पर पहुंचे। वहां पर उन्हें उसका टूटा हुआ फ़ोन तो मिला, लेकिन रिद्धि नहीं। ऋतुराज को भी अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही थी। उनके साथ उनकी पुलिस टीम भी आई हुई थी। उन्होंने सभी को वहां फैलने को कहा। सब उस जगह पर फैलकर रिद्धि को ढूंढने लगे। रिद्धि को ढूंढते हुए सुबह के 4 बज गए थे, लेकिन रिद्धि नहीं मिली। आखिर में वो लोग ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे। एक हवलदार ने ऋतुराज से कहा, सर, यहाँ भी चेक कर लेते हैं। ऋतुराज ने सिर हिला दिया। अब सब जंगल में छानबीन करने लगे। तभी ऋतुराज को रिद्धि की सैंडल मिली। जिस दिशा में उन्हें सैंडल मिली, उस दिशा में सब आगे बढ़ने लगे। उन्हें कुछ ही दूरी पर एक झोपड़ी सी दिखी। सब उस झोपड़ी की तरफ बढ़ गए। झोपड़ी के करीब आकर सब सतर्क हो गए। सब आहिस्ता से अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने जो देखा, उससे सब हैरान रह गए। सामने रिद्धि निर्वस्त्र बेहोश पड़ी हुई थी। आसपास खून ही खून था। रिद्धि के पूरे जिस्म पर नोचने के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने उसे नोचा हो। उसकी ये अवस्था देख सभी ने नजरें झुका ली। ऋतुराज ने जो ठंड से बचने के लिए जैकेट पहनी थी वो उतारी और उसे ओढ़ा दी। एक हवलदार ने वहां पड़ी हुई चादर ली और ऋतुराज की तरफ बढ़ा दी। ऋतुराज ने वो भी उसे उड़ा दी। फिर उसने रिद्धि की नब्ज चेक की तो पाया कि उसकी नब्ज बहुत धीरे चल रही है। ऋतुराज ने कहा, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। ऋतुराज ने उसे गोद में उठाया और मेन रोड की तरफ भागने लगे। उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे अपनी परी जैसी बेटी की ये अवस्था देखकर।
कुछ देर में रोड पर एम्बुलेंस आ गई। रिद्धि को उसमें लेटाया और फिर हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जाकर रिद्धि का ट्रीटमेंट शुरू हुआ और ऋतुराज ने अपनी पत्नी और बेटे को बुलाया। रिद्धि की खबर सुन दोनों ही सदमे में थे। कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। कुछ देर बाद ओटी से डॉक्टर बाहर निकली। ऋतुराज ने आगे बढ़कर पूछा, डॉक्टर रिद्धि कैसी है? डॉक्टर, जिसका नाम आराधना था, वो बोली, शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। बॉडी पर बहुत। ऋतुराज ने अपना हाथ दिखाकर रोक कर कहा, उसके बारे में आप प्लीज़ हमारी फोरेंसिक डॉक्टर प्रतीक्षा को बता दीजिए। आराधना ने कहा, ओके, बट रिद्धि के लिए आने वाले 10 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं। हमने उसे बचा तो लिया है, लेकिन अगर वो 10 घंटों के अंदर अंदर होश में नहीं आई तो वो शायद इस ट्रॉमा के कारण कोमा में चली जाए। ये सुनकर सावित्री का रोना और बढ़ गया। आराधना चली गई। कुछ देर में प्रतीक्षा वहां पहुंच गई और आराधना से सारी डिटेल्स लेने लगी। फिर वो ओटी के अंदर जाकर रिद्धि को स्कैन करने लगी। वहीं सावित्री को माइनर हार्ट अटैक आ गया था, इसलिए उसे भी एडमिट किया गया। ऋतुराज के लिए अब सिचुएशन अपने हाथों से बाहर जाती दिख रही थी, क्योंकि एक तरफ उनकी बेटी थी और एक तरफ उनकी बीवी। अर्णव ने भी बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला हुआ था। कुछ देर बाद उनके पास फोरेंसिक डॉक्टर प्रतीक्षा आई। प्रतीक्षा ने ऋतुराज से कहा, रिद्धि के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा सर। ऋतुराज ने आंखें झपका दी। फिर प्रतीक्षा ने गहरी सांस लेकर कहा, गैंगरेप हुआ है सर। रिद्धि की बॉडी पर अनगिनत नोचने के निशान है। जो सैंपल मिला है हमें, उसका डीएनए मैंने अपने क्रिमिनल डाटाबेस से चेक किया तो पुराना पापी निकले। एमएलए का बेटा कार्तिक, एमएलए का भतीजा तरुण और कार्तिक का दोस्त अजय, इन्हें पहले भी किसी लड़की के रेप करने के लिए अरेस्ट किया गया था, बट बड़े लोग हैं तो बच गए। एमएलए ने अपने कॉन्टैक्ट्स और सिफारिश के जरिए सारे सबूत खत्म कर दिए। सर, आई थिंक यू शुड नॉट टेक एनी स्टेप अहेड, वरना आप भी जानते हैं कि आपकी नौकरी जा सकती है। अर्नव ने पीछे खड़े सभी बातें सुन ली थी। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। वो चिल्लाते हुए बोला, मैं मार डालूंगा उन तीनों को। उनकी वजह से दी की ये हालत हुई है। मैं मार दूंगा उन्हें। टू बी कंटिन्यूड।